सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन, जबरदस्त और जिंदाबाद होगे और अपनी तैयारी को आप बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होगे और चीजें आगे बढ़ रही हैं। सैटरडे मेरी क्लास आपके साथ नहीं हुई थी और इस बात से मैंने आपको अवगत करा दिया था, आपको बता दिया था। अब चीजों को आगे स्टार्ट करेंगे। लास्ट में मैंने आपको यूनिवर्स के बारे में कुछ चीजें बताई। यूनिवर्स के बाद हमने कुछ चीजें और समझी सूर्य देवता के बारे में कि क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ये सभी चीजें आप समझ रहे होंगे। बहुत अच्छे, उदय जी हैं, अंकित धनकर हैं, बहुत अच्छे सभी साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज आप देख रहे हो ये सभी घूमते फिरती चीजें जो है ये सभी आपके प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स बोले तो ग्रह, और ग्रह कौन होते हैं वो भी चीजें डिस्कस करेंगे, सभी बात मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे सूर्य देवता हैं, सन है इधर सूर्य। सूर्य के चारों ओर अपनी एक निश्चित कक्षा में, निश्चित का मतलब बेटा जो सीधा अपनी कक्षा में ही घूमे, दूसरे कक्षा में ना जाए, ऐसे बड़े बड़े आकाशीय पिंडों को हम प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। इसमें पहला प्लैनेट आपका मरकरी आता है जो सूर्य के सबसे नियरेस्ट है। फिर इसके बाद में वीनस आता है, फिर आपकी हमारी पृथ्वी आती है जिसपे हम रहते हैं, ठीक है ना। तो हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती है। मार्स है आपका, मार्स, मार्स के बाद बच्चों जुपिटर है, बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद सैटर्न शनि है, फिर यहां देखोगे यूरेनस यानी कि अरुण है, और फिर बच्चों आपका नेपच्यून यानी कि वरुण है। और भी बहुत सारी चीजें हमारे सोलर सिस्टम में शामिल हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बात क्लियर है? हाँ बेटा, क्लास रिकॉर्डेड भी मिलती है और लाइव भी मिलती है। बात क्लियर है बच्चों यहां तक? बहुत अच्छे। किसी का कमेंट नहीं देखे हैं ऐसे रही हैं मुझे। ये कौन है? जहांगीर आलम। बेटा जहांगीर, एक तो तेरा नाम जहांगीर, ऊपर से तूने आलम लगा लिया पीछे से, नाम बड़ा बिगड़ गया। ठीक है ना भाई? तो अब थोड़ी सी चीजों को आप समझने का प्रयास करें। हम एक एक चीजों को पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि ग्रहों के बारे में। ग्रह क्या चीज है? ग्रह, ग्रह की संख्या प्रेजेंट में 8 है, ठीक है ना। 8 ग्रह हैं हमारे, 8 प्लैनेट हैं प्रेजेंट में, जिन्हें अब तक डिस्कवर किया जा चुका है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे कोई नया प्लैनेट डिस्कवर हो जाएगा तो संख्या बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? अभी तक जो हमारे पास हैं वो प्यारे बच्चों कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हमारी जानकारी में हैं जिन्हें हमारे वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में जो परिक्रमा करते हैं उन्हें प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक है ना भाई। सूर्य के सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर निश्चित मार्ग में, निश्चित कक्षा में परिक्रमा करने वाले, परिक्रमा करने वाले, परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को, खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। तो ग्रह होने की अपनी एक विशिष्ट परिभाषा है कि आपकी ऑर्बिट फिक्स होनी चाहिए, आप दूसरे की कक्षा में प्रवेश नहीं करेंगे। अब देखो यहां मैं एक पॉइंट अंग्रेजी में भी लिखे दे रहा हूं, द सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है आकाशीय पिंड, जो आकाश के पिंड हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज दैट revolve around the sun, around the sun in a fixed orbit are called planets.
जो अपनी फिक्स ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें ही प्लैनेट्स कहा जाता है। तो प्लैनेट्स की ये परिभाषा होती है, जो चीज आपको ध्यान से देखनी है। चलो भाई, खगोलीय, अरे बेटा खगोलीय का मतलब होता है सेलेस्टियल, सेलेस्टियल का मतलब आकाशीय पिंड, जो आकाश में है, ठीक है ना, आकाश के अंदर है। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं उन्हें ही ग्रह कहते हैं, और ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है, जो हमें ज्ञात है। बात क्लियर है? चलो भाई, अब देखो एक चीज आपको समझनी है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सभी प्लैनेट्स, ये हमारा सूर्य है, सन है, ठीक है ना, ये सूर्य देवता है हमारे सूर्य के चारों ओर सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व का मतलब बच्चों होता है परिक्रमा करना, ठीक है ना, इस तरीके से घूमते हैं। तो देखो कभी तो प्लैनेट्स, कोई प्लैनेट सूर्य के पास आ जाता है, कभी थोड़ा सा दूर चला जाता है, यानी कि सभी प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट है, ठीक है ना, वो फिक्स डिस्टेंस पे नहीं है कि बराबर दूरी पर ही घूमते हैं, कभी थोड़ा पास आ जाएंगे, कभी दूर चले जाएंगे। ऐसा ही हमारी पृथ्वी करती है। पृथ्वी कभी सूर्य के थोड़ा नजदीक चली जाती है, कभी थोड़ा सा दूर आ जाती है, वो डिपेंड करता है पृथ्वी के मूड पे। बात समझ में आ रहा है ना? चलो सर, ये बच्चे 5 क्लास के, अच्छा 5 क्लास के बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखो चीजों को समझना जरूरी है। अब आप कोई भी प्लैनेट ले लो, जितने भी प्लैनेट्स हमारे हैं, हम अर्थ को मान ले रहे हैं, तो अर्थ कभी क्या करती है, अर्थ कभी नजदीक चली जाएगी, कभी दूर चली जाएगी। तो ऐसे ही सभी प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट है वो थोड़ा कभी पास कभी दूर, इस तरीके से फिक्स नहीं है कि भैया बराबर दूरी पर ही घूमते हैं। और ऐसी जो बच्चों, ऐसी जो ऑर्बिट होती है उसे कहा जाता है इलिप्टिकल पथ, या ऐसा जो पथ होता है तो इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार मार्ग, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग, ठीक है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं इलिप्टिकल पथ, इलिप्टिकल पथ। तो सभी जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं, वो किस पथ पर घूमते हैं, इलिप्टिकल पथ पर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर परिक्रमा करती है, तो आंसर आएगा इलिप्टिकल पथ। इलिप्टिकल का मतलब है कभी नजदीक चले जाना, कभी थोड़ा सा दूर चले जाना, ये मामला है। मौसम कैसे चेंज होता है? बेटा मौसम चेंज अब 2 मिनट में थोड़ी ना कर देंगे, थोड़ी चीजों को समझो जो मैं बता रहा हूं, फिर मौसम चेंज करवाएंगे। आप चाहते हो कि गुरुजी क्लास में आए तुरंत बरसात करा दें, बेटा क्लास नहीं चल पाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। मौसम भी चेंज होगा और बाकी चीजें भी चेंज होंगी, जो कहोगे आप वो चेंज करा देंगे। अब देखो एक बार थोड़ा सा हम सीक्वेंस देख लेते हैं, प्लैनेट्स का सीक्वेंस, बात समझ में आ रहा है? तो यहां सीक्वेंस में एक बार लगाने को आ जाते हैं, तो सन, सूर्य देवता हैं ये हमारे, ठीक है ना भाई, सूर्य देवता। सूर्य के बगल में ही मिलता है मरकरी, आपका अंग्रेजी में बाद में लिखवाऊंगा, पहले अभी हिंदी में लिख लो आप। मरकरी, मरकरी को बोलते हैं बुध, ठीक है ना। तो सूर्य के सबसे पास में मरकरी है, फिर आपका वीनस है, शुक्र है, शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद अपनी तीसरे नंबर पे आ जाती है पृथ्वी, यानी कि अर्थ आ जाता है हमारा। अर्थ के बाद जो आता है बच्चों वो मंगल बाबा है, मंगल, ठीक है, मार्स से बोलते हैं। फिर आता है जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति। तो ये सीक्वेंस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद बच्चों आपका आता है सैटर्न यानी कि शनि, और फिर आता है आपका अरुण, और लास्ट में 8th नंबर प्लैनेट आता है वरुण, नेपच्यून जिसे कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे टोटल मिला के 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं। बेटा मैं मनीष सभी चीजें कराऊंगा, लेकिन हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। अभी जो चीजें देखो, जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा के खत्म कर दूं और कोई बात ना बताऊं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है, आप मुझसे पूछो गुरुजी ये चीज आपने छोड़ दी है, लेकिन अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और टॉपिक चल रहा है तो बीच में मत कहा करो, आगे मैं एक समय आने पर वो कराऊंगा सभी चीजें, ठीक है ना भाई। स्पीड नहीं बढ़ सकती क्या हम वीडियो की? बेटा एक बात बताओ, लाइव क्लास में यार बुद्धू हो तुम, ये बताओ लाइव क्लास में मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ा दोगे यार?
लाइव क्लास में वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ती, रिकॉर्डेड की आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो बेटा थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया अगर लाइव आदमी की तुम स्पीड बढ़ाने के चक्कर में हो। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें समझनी है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना भाई। तो ये आप सीक्वेंस एक बार थोड़ा सा याद रखोगे। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो होगा वो कौन सा होगा? बुध। देखो स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट है, ये वाले 4, ये वाले 4, इन 4 प्लैनेट्स ये सूर्य के सबसे नजदीक हैं। इन्हें इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। ये जो 4 प्लैनेट हैं आपके ये वाले, इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट। अब देखो एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे, ये जो स्टार्टिंग के, हमारी पृथ्वी किसकी बनी है? रॉक्स की, चट्टानों की। तो ये स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं चट्टानों से बने हैं। तो चट्टानों से बने हुए ग्रहों को हम रॉकी प्लैनेट भी बोलते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। तो बच्चों इन्हें हम रॉकी, रॉकी प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट या फिर इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। यानी कि इन्हें हम हिंदी में चट्टानी ग्रह भी कहते हैं। सिंपल सी बात यह है, ये चट्टान के बने हुए हैं, चट्टानी ग्रह। एग्जाम में पूछा जाता है कि इन 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो इनर प्लैनेट है, कौन सा। हाँ एमटीएस में आया था, बिल्कुल बेटा, एमटीएस में जोवियन प्लैनेट पूछा गया है आपसे, तो वही है। एग्जाम में पूछ लेता है कुछ भी आसान सी चीजें, लेकिन ना पता हो तो मामला गड़बड़ा देता है। तो इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर रॉकी प्लैनेट, चट्टानी ग्रह या इनर प्लैनेट कहा जाता है, चट्टान के रूप में मिलते हैं। आउटर वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं हमारे, बाहर वाले, ठीक है ना, इन्हें बाह्य ग्रह या फिर इन्हें बच्चों गैस, या फिर इन्हें बच्चों जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। जोवियन प्लैनेट, ये गैस के रूप में मिलते हैं, इन्हें हम गैस जॉइंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये किस रूप में मिलते हैं? गैसीय ग्रह कहते हैं हिंदी में, गैसीय या फिर जोवियन ग्रह, गैसीय ग्रह या फिर बच्चों इन्हें हम जोवियन ग्रह कहते हैं, जोवियन। तो गैसीय या फिर जोवियन ग्रह के नाम से लास्ट वाले 4 प्लैनेट्स को जाना जाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आज हमारे यहां तूफान आने वाला है, बहुत बढ़िया बेटा, उड़ मत जाना तुम तूफान के चक्कर में। अब देखो यहां समझो, छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडी, आकाशीय पिंड, मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें ग्रहों का ही भाग माना जाता है। आगे चल के डिटेल में इनका बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो यहां छोटे छोटे आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड की एक बेल्ट पाई जाती है। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को क्या बोला जाता है? एस्टेरॉयड बेल्ट। क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह। ये भी ग्रहों की तरह होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्षुद्र ग्रह रखा गया है। छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं ये बच्चों। मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर के बीच पाए जाते हैं। तो ये कहां मिलते हैं? मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि क्षुद्र ग्रह की पेटी कहां पाई जाती है, तो आंसर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है ना। एक कह रहे हैं गुरुजी पहले यम की पोजीशन क्या थी? बेटा हम सबकी पोजीशन बताएंगे, पेशेंस रखें थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखो यहां बात समझनी है, जैसे ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं ये आपके चट्टानों के बने होते हैं। इसी प्रकार से वरुण ग्रह के बाद में बहुत सारी यानी कि बर्फ के भी पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। उसे कूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो वरुण ग्रह के बाद आईसी स्मॉल बॉडी यानी कि बर्फीले छोटे पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे, उन्हें कूपर के नाम से जानते हैं। कूपर, कूपर भाई साहब हैं। तो छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो किसके बने होते हैं? बर्फ के।
आईसी स्मॉल बॉडीज, ठीक है ना, बर्फ के छोटे पिंड, बर्फ के छोटे पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वरुण ग्रह के बाद पाए जाते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? बर्फीले ग्रह भी कह सकते हो आप इन्हें। क्या बोले जाते हो? बर्फीले छोटे छोटे से ग्रह पाए जाते हैं, बर्फीले ग्रह भी कहा जा सकता है इन्हें। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हैं, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन? यानी कि छोटे छोटे बर्फीले पिंड जो हैं बच्चों, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें तो बच्चों क्यूपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। कूपर बेल्ट के नाम से। तो कूपर बेल्ट कहां पाई जाती है? आफ्टर नेपच्यून, नेपच्यून के बाद। तो ये चीज आपने थोड़ी सी समझी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बेटा अनुज तुम्हारी खोपड़िया में हो गया छेद, तुम सुनते कम हो और समझते कम हो और बातें ज्यादा बनाते हो। पीडीएफ चाहिए पहले। अरे पढ़ लो बेटा पहले, पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी एप्लीकेशन में, जो मैं क्लास में कराऊंगा वही पीडीएफ आपको वहां मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां तक आपने चीजों को समझा। अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूं तो आप ध्यान से देख सकते हो इन्हें, और बड़े प्रेम से दिखाई देंगे। और बेटा गुस्से से देखोगे कतई नहीं दिखने के, प्रेम पूर्वक। तो प्रेम के साथ इनके साथ एक झलक इनकी देखी जाए कि कूपर बेल्ट कहां होती है और आपका प्लूटो कहां है, सूर्य कहां है। तो यहां देख लो, यहां सारी चीजें देखो। ये है आपके सूर्य देवता, ये मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। फिर आपका सैटर्न है, यहां बहुत सारे कॉमेट्स होते हैं, घूमते रहते हैं, पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। प्लूटो है, प्लूटो, प्लूटो ये बौना ग्रह है, इसे ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया है। तो ये आपका नेपच्यून के बाद आता था, लेकिन अब ये ग्रह नहीं रहा है, ये ड्राफ्ट प्लैनेट है। नेपच्यून अंतिम ग्रह है। फिर इसके बाद में ये जो छोटे छोटे पिंड दिखाई दे रहे हैं आपको, यही कूपर बेल्ट है। बात क्लियर है? बात क्लियर है बच्चे यहां तक? प्रेम में ही धोखा मिलता है, अनूप कुमार का कहना है। हाँ भैया बहुत तगड़ी बात कही है तुमने, इस बात से हम बहुत प्रभावित हुए हैं, लेकिन चीजों को समझो। तो ये तो हमने पढ़ा सीक्वेंस ग्रहों का, थोड़ा सा जाना कैसे कैसे ग्रह हमारे आसपास हैं। अब साइज के मामले में बात कर लें थोड़ा सा कि ग्रहों के आकार का क्रम क्या है, ठीक है ना। ग्रहों के आकार का क्रम, ग्रहों के आकार का क्रम क्या सीक्वेंस है ग्रहों के आकार का। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको हल्की सी ध्यान रखनी है। कई बार पूछता है कि इन्हें आप आकार में लगाओ, साइज में लगाओ। बात क्लियर है? बेटा शिवानी थोड़ी सी शांति रखोगी, पहले थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाएं, उसके बाद क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। पहले चीजों को समझने का प्रयास करो जो मैं आपको बता रहा हूं। थ्योरी से पहले क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन होते हैं थ्योरी के बाद। पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर अभी एक दिन मैं बीच में क्वेश्चंस ले आऊंगा। तो बच्चों आप ट्रिक से याद कर सकते हो। बश अब पशु में बुद्ध, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं कि पशु के रूप में। तो इसे ट्रिक से जोड़ना है, भावनाओं से नहीं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो प्लैनेट आता है वो बृहस्पति है, जुपिटर, बृहस्पति। नंबर 2 पर जो आता है बच्चों वो है सैटर्न यानी कि शनि। शनि दूसरा बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा पहले नंबर पे बृहस्पति है, दूसरे पे शनि है। फिर अरुण आता है, अरुण, वरुण, नेपच्यून आता है, नेपच्यून, वरुण, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर हो गया अरुण का और चौथा नंबर हो गया वरुण का। फिर आती है पृथ्वी यानी कि अर्थ अपनी, जिस पे हम रहते हैं। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है, याद रखिएगा।
फिर आता है बच्चों शुक्र आपका, और शुक्र का जो नंबर है वो 6 हो जाता है। फिर आता है मार्स यानी कि मंगल, और मंगल के बाद आता है बच्चे आपका बुध, और बुध में है बुद्धिकम। तो ये सूर्य के सबसे पास और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ठीक है ना। ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे आठों में, लार्जेस्ट प्लैनेट। बहुत ही बढ़िया, गजब का माहौल एकदम। सभी बच्चों की बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया बच्चों, तो यहां तक बात समझ में आ गए। बेटा एस्टेरॉयड जो होते हैं वो ग्रहों के ही टूटे हुए पार्ट हैं, वो गैस के नहीं होते। मैं आगे चल के इनके बारे में डिटेल्ड में थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगा। अभी जो चीजें बता रहा हूं वो आप समझने का प्रयास कीजिए। आगे बात करें, नंबर पहला, पहला आता है बुध। एक एक करके थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बुध को कहा जाता है मरकरी, क्या बोलते हैं? मरकरी। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजों को समझना है। मैंने आपको बताया जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार से हमारे उपग्रह होते हैं, और उपग्रह जो चक्कर लगाते हैं बेटा वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखो ये है मरकरी, मरकरी मतलब बेटा बुध, और बुध में है बुद्धिकम, और बुध सबसे नजदीक जाके चिपक जाता है सूर्य के, तो सूर्य के नियरेस्ट प्लैनेट है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बेटा यही है। अब देखो मुझे बिना ट्रिक के याद है सारे प्लैनेट्स, बहुत बढ़िया बात है। याद है नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, मेरा काम है बेटा पढ़ाना, जैसे नहीं भी आता है वो भी सीखो। तो बच्चों बुध जो है सूर्य के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, सबसे नजदीक है। अब जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, वो दो काम करते हैं, दो काम, ठीक है ना भाई। कौन कौन से दो काम करते हैं? एक तो करते हैं रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन को कहा जाता है घूर्णन। आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ थोड़ी सी चीजों को समझो। घूमने का मतलब होता है अगर मैं यही एक ही जगह खड़ा खड़ा ऐसे ऐसे घूमने लग जाऊं तो मैं घूर्णन कर रहा हूं। लेकिन बेटा मैं अपनी बिल्डिंग के चारों ओर घूमूं तो इसका मतलब मैं परिक्रमा कर रहा हूं। किसी के चारों तरफ घूमना परिक्रमण होता है, रेवोल्यूशन होता है। और घूर्णन का मतलब होता है रोटेशन, मतलब अपनी एक्सिस के थ्रू किया जाता है। रोटेशन के कारण, घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। आगे चल के मैं डिटेल में समझाऊंगा ये चीज, अभी बेसिक समझो। तो दिन रात जो होते हैं बच्चों वो किस कारण से होते हैं? यानी कि बच्चों घूर्णन के कारण। और बच्चे एक दूसरी चीज होती है परिक्रमण, जिसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन को बोलते हैं परिक्रमण, किसी के चारों तरफ घूमना। जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो करती है वो लगभग 365 दिन में करती है, लेकिन पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, तो वो घूर्णन है जिसकी वजह से दिन रात हो रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया? रोटेशन यानी कि घूमने की वजह से, घूर्णन की वजह से, घूर्णन की वजह से दिन रात होते हैं। जैसे कि पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है। एक रेवोल्यूशन होता है परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। इसके कारण वर्ष होता है, वर्ष, वर्ष का मतलब जानते हैं ना, साल, ईयर, और इसके कारण दिन रात होते हैं। बाकी चीजें आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्ड। एक कह रहे हैं सीबीआई इंस्पेक्टर प्लीज राइट इन इंग्लिश। अरे भाई साहब अंग्रेजी में ही तो लिख रहे हैं, और यहां कोई तीसरी भाषा नजर आ रही है अंग्रेजी, अंग्रेजी की बगल में हिंदी। अब एक आधा शब्द है, मान लो मैं बोल रहा हूं उसे, तो उसे आप भी लिख सकते हो इंग्लिश, बोल जरूर दूंगा हर शब्द की, तो छोटी मोटी अपने आप ही लिख लिया करो। हाँ बेटा अब डिस्कस करेंगे चीजों को थोड़ा सा। तो अब देखो पहली बात क्या है? नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है कौन? मरकरी यानी कि बुध। सूर्य का, तो अंग्रेजी वाले लिखना नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ, ऑफ द सन, सूर्य का निकटतम ग्रह। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? निकटतम ग्रह, तो नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, सूर्य का सबसे पड़ोसी यही है भैया। दूसरा सबसे छोटा ग्रह, अभी बताया था पहले, सबसे छोटा ग्रह, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा ग्रह,
तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छुटका है भैया, और इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट बोले तो उपग्रह, गरीब आदमी है, और बेटा गरीब आदमी का कोई नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसका अभी तक कोई भी ज्ञात उपग्रह नहीं है। ठीक है ना भाई। बेटा मैं दोनों लैंग्वेज बता रहा हूं, आप टेंशन ना लें। तो ये छोटी सी चीज है, मैंने बताया आपको सूर्य का निकटतम, तो नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, और यहां दूसरा सबसे छोटा ग्रह तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसका कोई भी मित्र नहीं है क्योंकि ये बेटा गरीब आदमी है। मून क्या है बेटा? मून है चंदा मामा, वो पढ़ाएंगे, मून पून भी पढ़ाएंगे, लेकिन सीक्वेंस में चलेंगे। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 के 8 प्लैनेट हमारे, वो बच्चों रोटेशन भी करते हैं, यानी कि वो अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, और वो सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं, यानी कि दोनों गतियां एक साथ करते हैं। ई मान लो, ई हमारी पृथ्वी है, ई पृथ्वी है बच्चे, ठीक है ना भाई। पृथ्वी है, पृथ्वी एक तो ऐसे ऐसे घूम रही है, अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो ये तो एक्सिस के थ्रू घूम रही है अपनी अक्ष पे। पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमने के साथ ऐसे भी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, यानी कि एक साथ दो दो गतियां करते हैं प्लैनेट्स हमारे। बुध की वजह से दिन रात होती है क्या सर जी? बेटा पुष्पिंदर, तुम्हारा बेटा जो प्रमस्तिष्क जानते हो ना, प्रमस्तिष्क, ये बड़ी काम की चीज है। ये बेटा मोथरा हो गया है, इसमें थोड़ी सी इसे घिसाई करनी पड़ेगी, तो थोड़ा पढ़ा करो बेटा। पृथ्वी पे दिन रात होने का मतलब बुध से थोड़ी ना होगा। जो बुध पे दिन रात होते हैं वो इसके रोटेशन यानी कि घूर्णन के कारण होते हैं। तो दिन रात सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी पे होते हैं। वो छोटे बड़े होंगे, 24 घंटे के बराबर नहीं होंगे, किसी के ज्यादा बड़ा होगा दिन रात, किसी का थोड़ा कम बड़ा होगा। तो ये अलग अलग चीजें हैं। चलो, तो बेटा ऐसे साधारण प्रश्नों के बारे में आप साधारण सी बात जानते हैं। अब हमारा जो बुध है, हमारा जो बुध है बेटा, वो रोटेशन करने में, रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन, तो घूर्णन करने में कितना समय लेता है, रोटेशन में कितना टाइम लेता है, रोटेशन अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, तो भैया अपनी अक्ष पर 58 दिन में घूमता है, 58 दिन में, धीरे धीरे 58 दिन के बराबर समय लेता है। यानी कि यहां पर जो दिन रात होते हैं वो पृथ्वी के 58 दिन के बराबर होते हैं। ठीक है ना भाई। अब देखो यहां समझो आगे। और बच्चों अगर मैं बात करूं यहां रेवोल्यूशन की, परिक्रमा करने की, तो सूर्य की परिक्रमा करने में, परिक्रमण टाइम पीरियड, जो परिक्रमा, रेवोल्यूशन परिक्रमा करने में लेता है बच्चों 88 डेज, 88 दिन लेता है, जो सबसे कम है। यानी कि हमारे 8 प्लैनेट्स में सबसे जल्दी परिक्रमा कौन कर देता है? यानी कि बच्चों बुध कर देता है। मिनिमम टाइम लेता है, मिनिमम टाइम, जो मिनिमम टाइम लेता है वो कौन सा है? सबसे कम समय लेता है परिक्रमा करने में, वो बुध है। एग्जाम में पूछेगा कौन सा ऐसा प्लैनेट है। अब देखो यहां समझो, यहां समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगी, एक एक बात बता के चलेंगे। देखो मरकरी सबसे पास में, जो पास होगा उसे कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो वो जल्दी परिक्रमा कर देगा। जो सबसे दूर होगा नेपच्यून, नेपच्यून की जो कक्षा होगी, आप सिंपल सी बात ये समझो कि कोई ग्राउंड है, अगर आप ग्राउंड के बिल्कुल किनारे पे घूमोगे तो बेटा आपको कम समय लगेगा। अगर आप ग्राउंड के किनारे छोड़कर और बहुत दूर जाके घूमोगे तो आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रहा है? सर परिक्रमा दोबारा बता। अरे परिक्रमा का मतलब है बेटा सूर्य के चारों तरफ घूमना, और बच्चों रोटेशन का मतलब होता है अपने अक्ष पर चक्कर लगाना। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पास में है सूर्य के, इसलिए जल्दी परिक्रमा कर लेता है। इन सभी 8 के 8 में मेरे मासूम बाल को, तुम, मुझे लगे बेटा तुम्हारे मास्टरों ने ढंग से नहीं पढ़ाए, कूटा नहीं तुम्हें टाइम से। कूट देते तो ये तो 8वीं क्लास की चीजें, ये तो आप सीख के आते, लेकिन फिर भी नहीं भी आती है तो अब सीखने की कोशिश करो। ठीक है ना। कतई एकदम ये लगता है कई बार तो मुझे, ओहो बालक मेरे बड़े मासूम हैं ज्यादा ही। ठीक है बच्चे, तो यहां तक बात क्लियर है। और बच्चे इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तापांतर जिसे बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा है। टेम्परेचर डिफरेंस,
टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर, तापांतर सर्वाधिक। देखो तापांतर सर्वाधिक, तापांतर का मतलब है टेम्परेचर में डिफरेंस होना। देखो ये सूर्य के सबसे पास है तो दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में ठंडा हो जाता है, ये इसकी क्वालिटी है। क्यों है? क्योंकि सूर्य के नजदीक होने के कारण सूर्य से निकलने वाले जो बच्चे तूफान थे, उन तूफानों ने इसका एटमॉस्फेयर बिगाड़ दिया है, एटमॉस्फेयर खत्म कर दिया है, यानी कि बुध ग्रह पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। ये बात आपको समझनी है। तो यहां पर तापांतर ज्यादा देखने को मिलता है। तापांतर का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। यहां दिन के समय, यहां डे में लगभग बच्चों प्लस का 467 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। हम बेटा कितने डिग्री पर? हम बच्चों 40 से 45 डिग्री पर हालत खराब हो जाती है। और यहां नाइट में जो बच्चों टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है और -170 तक पहुंच जाता है। तो रातें बड़ी बर्फीली होती हैं और दिन बड़े गर्म होते हैं। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किस प्लानेट का है? तो बच्चों आपका आंसर आना चाहिए बुध। एक गुड़िया कह रही है, गुड़िया नहीं है गुड्डा है, समझ में कम आ रहा है। अनुज भाई अगर बेटा अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास कोई इससे तगड़ा ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है जो हम फेंक के मारें और तुम्हारे दिमाग में प्लैनेट्स घुस जाएं। मैं समझाऊंगा, समझना पड़ेगा और चीजों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है ना बच्चों? तो ये बात ध्यान रखिए कि यहां जो बुध ग्रह है इस पे टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, तापांतर सबसे ज्यादा है, ताप में अंतर, टेम्परेचर में डिफरेंस। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसका जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो नष्ट हो गया है ड्यू टू नियर है ये सन के, इसलिए। बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब बेटा यहां किसी किताब में 173 भी लिखा मिल जाएगा, -173, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। गुरुजी ने अप्रोक्सीमेट इतना ही है। अब हर दिन जाके तो कोई कैलकुलेट नहीं करता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे चला जाता है। ठीक है ना? तो यहां बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें बता रहा हूं वो एकदम सही है, तो इनमें बिल्कुल परेशान ना होइएगा। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर इसके बाद आता है बच्चों वीनस। वीनस, वीनस को बोलते हैं शुक्र। देखो शुक्र बच्चों दूसरे नंबर पे आता है। शुक्र जो आता है हमारा सेकंड नंबर पे आता है। तो यहां देखोगे आपको तो बिल्कुल दिखाई देंगे शुक्र भाई साहब। शुक्र बच्चों ये रहा वीनस। अब देखो एक चीज समझो छोटी सी, कि यहां वीनस है, यहां अर्थ है और यहां आपका मार्स है। ठीक है ना? तो वीनस के बाद है बच्चों आपका अर्थ। और देखो है क्या, देखो यहां पर आपका वीनस हो गया, ये वीनस, वीनस। यहां पर फिर आपकी अर्थ हो गई पृथ्वी, और यहां पर हो गया मार्स, मार्स। ठीक है ना? मंगल। आपसे पूछेगा नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ, तो बच्चे अर्थ के नियर कौन सा है? सूर्य के नियर तो बेटा आपका बुध हो गया। अब ये दोनों ही प्लैनेट्स हैं। तो बच्चों आपसे पृथ्वी के दो पड़ोसी प्लैनेट भी पूछे गए हैं एग्जाम में। तो दोनों पड़ोसी कौन से हैं? वीनस और मार्स। एक साइड में मार्स है, मंगल है, और एक साइड में आपका शुक्र है। तो ये तो मंगल है, ये हमारे बीच में पृथ्वी है, और ये आपका बच्चों शुक्र है, शुक्र। बात क्लियर यहां तक? तो अगर मैं बात करूं, ये पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, यहां कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। पृथ्वी का निकटतम ग्रह, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आंसर नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ, तो यही है। अब देखो बच्चों थोड़ी सी चीजें आगे समझती हैं। मुकेश जी रोटेशन और रेवोल्यूशन में अंतर क्या है? यार चाचा तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें दिखा भी चुका हूं कि अगर मैं खड़ा खड़ा, बेटा ध्यान से, लॉजिक, इस दिमाग को यहां लगाओ मेरे पास, मैं खड़ा खड़ा यहां घूम रहा हूं एक जगह ही, ठीक है ना? तो ये रोटेशन कर रहा हूं, अपनी एक्सिस पे घूमना, अपनी अक्ष पे। लट्टू घुमाते हो अपनी एक्सिस पे, तो बच्चों वो है रोटेशन। लेकिन लट्टू किसी के चारों ओर घूमने स्टार्ट हो जाए तो वो रेवोल्यूशन है, यानी कि परिक्रमण है। आप किसी पार्क के चारों तरफ घूम रहे हो, उस पार्क की परिक्रमा कर रहे हो, तो वो रेवोल्यूशन है। ठीक है ना? और पार्क में आप कहीं एक जगह खड़े होकर अपनी अक्ष पर ही घूमना स्टार्ट कर दो, रोटेशन है। यार इतनी लॉजिकल बात है नहीं जितनी आप समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा समझो।
ये सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं इसलिए कम समझ। बेटा हम कौन सा वहां स्विट्जरलैंड की जो टॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, बेटा हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और वही सब चीजें आप भी समझते हो। लेकिन दो चार बालकों का थोड़ा सा बच्चे परम मस्तिष्क में दिक्कत हो गई है, चोट लग गई है उनके। तो बात समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया बच्चों, ये बहुत ज्यादा चमकदार है तो इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। तो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, चमकीला ग्रह है, चमकदार है, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखनी है, ये चमकीला ग्रह भी है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट का दर्जा भी दिया जाता है। इसे सौंदर्य का देवता, क्योंकि चमकदार है तो सुंदर है, तो इसे सौंदर्य का देवता भी बोला जाता है, सौंदर्य का देवता भी इसे कहते हैं, सौंदर्य का देवता भी इसे बच्चों कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से इसे जाना जाता है, जुड़वा बहन। तो ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, बिकॉज इसका जो आकार है, इसकी साइज और शेप अर्थ के जैसी है। तो बच्चे इसका आकार पृथ्वी के समान है, ठीक है ना? पृथ्वी के समान इसका साइज है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी के समान इसका आकार है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी साइज और शेप जो है वो पृथ्वी के जैसी है। अब आपने देखा होगा ना, दो लड़कियां जा रही हैं मान लो, अगर वो एक जैसी दिखती हैं तो आप कहोगे क्या तुम बहन हो, क्या तुम ट्विंस हो। लेकिन बेटा एक कतई काली है और एक एकदम ऐसी है गोरी चिट्टी, तब पूछोगे आप, आपकी हिम्मत खुद नहीं होगी, अरे ये तो कल्लो सी और ये देख कितनी सुंदर है, तो आप बिल्कुल नहीं कहोगे हाँ भाई कि ये बहन है आपस में, आप कहोगे तो कोई और ही होगी। तो ऐसा होता है बेटा, तो एक जैसे दिखते हैं। इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सुबह और शाम में दिखता है, ठीक है ना? तो इसका दूसरा नाम सांझ एवं भोर एवं सांझ का तारा, भोर एवं सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है, सांझ का तारा। तो बच्चों मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है ना भाई? जैसे चिंकी मिंकी सुनी हो, देखो बहुत बढ़िया, चिंकी मिंकी की तरह ये बेटा बहन सी लगती हैं। अब देखो और थोड़ी सी चीजें समझो कि इसका क्या कोई बेटा ये भी गरीब आदमी है, बेटा ये भी बहुत गरीब है, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, गरीब आदमी है बच्चों। और बच्चे ध्यान रखिएगा, इसको घूमने में, रोटेशन करने में, अपने एक्सिस पे घूमने में, तो इसका जो घूर्णन काल है, घूमने में जो समय लेता है वो कितना लेता है? 243 दिन का समय लेता है अपनी एक्सिस पे घूमने में, अपने अक्ष पर। पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है, लेकिन ये 243 दिन लेता है। तो इस पे जो दिन रात होंगे वो पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होंगे। और ये परिक्रमा करने में, परिक्रमण का मतलब है रेवोल्यूशन, परिक्रमण, परिक्रमण करने में बच्चों इसे समय लगता है 225 दिन, 225 दिन, ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा देखो भाई, परिक्रमा सबसे कम समय में बुद्ध कर रहा था, लेकिन अपने अक्ष पर घूमने में मैक्सिमम टाइम जो लेता है, मैक्सिमम टाइम अपनी एक्सिस पे घूमने में जो सबसे ज्यादा समय लेता है वो कौन सा प्लैनेट है? तो बेटा शुक्र है। यानी कि शुक्र अपनी एक्सिस पे बहुत धीमे घूमता है, इसीलिए इसे 243 दिन, 8 के 8 प्लैनेट्स में सबसे धीमे अपनी एक्सिस पे कौन घूमता है बच्चों? शुक्र घूमता है, याद रखिएगा। चलो भाई, सर जी मेरी 2 बहनें आप जैसी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया लकी, आपको ऐसी बहनें मिली जो एक जैसी दिखती हैं, तो कुदरत का करिश्मा है, ठीक है ना भाई? तो बात क्लियर है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। कोई भी इसका सैटेलाइट नहीं है और सबसे नियरेस्ट है पृथ्वी के, ये सभी चीजें हमने आपको बता दी, और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी यही है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना बच्चों? सबसे गर्म ग्रह भी है। गर्म ग्रह बुध क्यों नहीं है? क्योंकि बुध नजदीक है, बुध का एटमॉस्फेयर
ज्यादा पास होने की वजह से सूर्य से आने वाले तूफानों ने, जो गर्म गर्म तूफान आते हैं, उन्होंने वायुमंडल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसीलिए बच्चों ये शुक्र जो है इस पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है और इसके एटमॉस्फेयर में लगभग 95% CO2 गैस मिलती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस शुक्र ग्रह को, वीनस को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह भी इसे कहा जाता है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। कारण है इसके एटमॉस्फेयर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 95% है, जो कि एक मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ठीक है भाई। बेटा क्लॉकवाइज वाली बात हम अनामिका लास्ट में करेंगे, अभी मैं वो चीज आपको नहीं बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। पहले प्लैनेट्स पढ़ लें, फिर मैं आपको इनकी जो आपकी घूमने फिरने की प्रक्रिया है वो समझाऊंगा कि कैसे दिन रात होते हैं, तो तभी डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं नंबर 3 पे। नंबर तीसरा क्रम, तीसरे नंबर पर जो प्लैनेट आता है वो है हमारी पृथ्वी। अर्थ है हमारी बेटा, अर्थ यानी कि पृथ्वी जिसे कहा जाता है। पृथ्वी बड़ी जालिम है क्योंकि इस पे जीवन है, क्योंकि जीवन होने का कारण, जीवन अभी तक इसी पे, क्योंकि दो चीजें जीवन के लिए जरूरी हैं, एक प्राणवायु, प्राणवायु का मतलब ऑक्सीजन, और बच्चों दूसरे हैं जल देवता। बिना पानी और वायु के जीवन संभव नहीं है, और ये दोनों चीजें ही पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे सूर्य से इसका नंबर कौन सा है, क्रम में तीसरी है, और आकार के मामले में, अगर साइज के मामले में देखा जाए तो आकार के मामले में, साइज के मामले में बच्चों पृथ्वी पांचवा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, 5वें नंबर पे आती है। बच्चों ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, लाइफ है यानी कि जिस पे जीवन संभव है। जीवन, जीवन कहां है, पृथ्वी के ऊपर है। कारण है उसका, यहां पर भैया H2 है, H2O, और यहां O2 भी है, ऑक्सीजन भी है। ये प्राणवायु और ये प्राण जल, जहां पर दोनों चीजें विद्यमान होंगी वहां पर चीजें सही होंगी। चलो भाई बहुत बढ़िया। बेटा ऑक्सीजन नहीं है, CO2 मिलती है उसके एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना। प्लांट्स ही नहीं है उस पे, तो प्लांट्स नहीं है, पानी नहीं है, प्लांट्स नहीं, प्लांट्स कब ग्रो कर सकते हैं, जब पानी होगा। तो वहां पानी नहीं है तो प्लांट्स नहीं है, और प्लांट्स नहीं है तो CO2 तो है, लेकिन ऑक्सीजन वहां पर नहीं है। बात समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल बच्चों। सुख पर जीवन बेटा भैया केवल अभी तक पृथ्वी पर जीवन संभव है। मैं हर ग्रह के बारे में नहीं बताऊंगा कि कहां जीवन संभव है, अभी तक केवल यहां पर ही लाइफ पॉसिबल है, पृथ्वी पर, और कहीं पॉसिबल नहीं है। तो और कहीं मत जाओ अभी। ठीक है ना भाई। तो चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान से समझनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, और उन्हें नोट करते जाओ साथ साथ। बात क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां समझना है हमारी पृथ्वी की शेप कैसी है, आकार। आकार कैसा है हमारी पृथ्वी की बच्चों, जियोड शेप है। तो इसे बच्चे चपटा अंडाकार कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कैसी शेप है, जियोड, जिसे हम कहते हैं चपटा और अंडाकार। आपने सुना होगा ना, चपटा अंडाकार, यानी कि ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी कैसी है, चपटी है बेटा थोड़ी सी। अब अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह, नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। कारण क्या है ब्लू प्लैनेट का, क्योंकि इस पे 71% पानी है, जल है, वाटर है, और 29% लैंड एरिया है, स्थल है। जब आप आसमान से पृथ्वी को देखते हो तो ये नीली नीली दिखती है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट का नाम दिया गया है। ठीक है ना भाई, बात क्लियर। जितेंद्र राजपूत जी, बेटा डाउट ग्रुप में क्वेश्चन का जवाब दूंगा, आप डाउट ग्रुप में डाउट पूछेगा अपना, और ये लाल मुंह भेजोगे तो मुक्का भी लग जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहां समझो,
अगर मैं पृथ्वी के घूर्णन की बात करूं, घूर्णन, घूर्णन को बोलते हैं रोटेशन, रोटेशन, जिसकी वजह से पृथ्वी पे दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी पर घूर्णन करने में लगता है 23 घंटे 23 ओवर 56 मिनट, 56 मिनट और 4 सेकंड, इतना समय लगता है। और पृथ्वी जो रोटेशन करती है, अपनी अक्ष पर घूमती है, वो बहुत तेज स्पीड होती है, यानी कि 1610 किलोमीटर पर आवर, पर घंटा, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी बच्चों रोटेशन करती है। ये स्पीड है रोटेशन की, एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मैंने यहां लिख दी है। ठीक है ना भाई। मनीत पांचाल कह रहे हैं सबसे गर्म ग्रह तो बुध है। भाई साहब, हम तुमसे बहस कर रहे हैं, हम खुद छोटे हो जाते हैं कई जगह। अगर तुम्हें लग रहा है कि बुध है तो आप अपनी नोटबुक में बुध लिख लो, जो सही है मैंने वो लिख दिया है बोर्ड पे। अगर आपको हमारी बात पे तन्नक भी ट्रस्ट है तो आप हमारा लिख लो। आपको ये लग रहा है गुरुजी गलत बता रहे हैं, मेरा वाला ठीक है, तो आप अपना लिख लो। है ऐसा कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ भाई गुरुजी की बात ही सत्य माननी है। तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट ना हो कतई भी तो आप अपना बुद्ध लिख लो। जिन बच्चों को मुझ पर ट्रस्ट और पढ़ रहे हैं बेटा, वो आप बुद्ध लिख लो, मतलब शुक्र लिख लो मेरे कहने से। आगे बात करूं बच्चों आपसे यहां, तो फिर परिक्रमण की बात करते हैं। परिक्रमण, परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, वर्ष होती है और सीजन चेंज होते हैं। आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो बच्चे परिक्रमण का मतलब रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, और पृथ्वी को रेवोल्यूशन करने में लगता है 365 दिन का समय, 5 घंटे 5 आवर 48 मिनट, और लगभग 48 मिल जाता है, कहीं 46 लिखा मिल जाता है, तो कुछ भी लिख लो आप, 48 सेकंड। ठीक है ना, इतना समय लगता है। और पृथ्वी जो रेवोल्यूशन करती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमती है। तो स्पीड क्या होती है, 29.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जो कि एक बहुत तेज मामला है। ठीक है ना भाई, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें समझनी है। हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पे, अपने अक्ष पर, देखो हम जब भी मैं आपको दिखाऊंगा बना के, तो मैं नॉर्मली ऐसे बना देता हूं, यहां नॉर्थ पोल लिख देता हूं, यहां साउथ पोल लिख देता हूं। तो पृथ्वी एक्चुअल में यहां पर इसका नॉर्थ पोल ना होके नॉर्थ पोल यहां है, इस तरीके से है, यानी कि पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है, इसे बोलते हैं एक्सिस टिल्ट। और ये कितने डिग्री के एंगल से झुकी हुई है, ये अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है। बात समझ में आ रहा है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, एक्सिस टिल्ट, अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव, यानी कि अपने अक्ष के थ्रू झुकी हुई है, जो है 23.5, यानी कि 23.5 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है। इसका भी ऋतु परिवर्तन में प्रभाव पड़ता है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी जो काम की बातें वो डिस्कस करो। एक होता है आपका बच्चों जिसे कहते हैं कक्षीय झुकाव, कक्षीय झुकाव, कक्षीय झुकाव को कहा जाता है ऑर्बिट टिल्ट, यानी कि अपनी ऑर्बिट में भी ऐसा नहीं है सीधी सीधी घूमती है, अपनी कक्षा में भी 66.5 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है। ऑर्बिट टिल्ट 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री के एंगल से अपनी कक्षा में, जिसमें सूर्य की परिक्रमा करती है, उस पे भी झुकी हुई है। चलो बहुत बढ़िया सर जी, नींद आ रही है बेटा, थोड़ी देर लोट मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें ये चीजें आती हैं, तो फिर पढ़ने का अर्थ क्या बनता है, आप मुझे बता दो, फिर मैं आगे की चीजों को पढ़ाऊं आपको। मुझे पता है आपको नहीं आती हैं, आप इनमें भी कंफ्यूज हो, इसलिए मैं चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो चीजों को थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, जो मैं कोशिश बता रहा हूं आपको जरूरी है। और जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं वही चीजें मैं कराऊंगा। आप अपनी मनमर्जी से कोई भी कहानी लेके आओगे बेटा, उस पर चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा। आप पर्सनली किसी टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हो
तो पर्सनली कर सकते हो। क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनका भी समय जाया ना जाए, इसलिए चीजों को समझने का प्रयास करें। एक कह रहे हैं अर्थ का 365 दिन 8 घंटे। भाई साहब हम पागल हैं जो हम तुम्हें बता रहे हैं, हमारी बातों को लिख लो, और तुम्हें ज्यादा आता है तो फिर क्लास के बाहर जाके आप रहन दो, मत पढ़ो, चीजों को समझो। ठीक है ना, मैंने दोनों पड़ोसी बता दिए आपको। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है कि इसका एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट इसका एक ही है, जिसे आप मून बोलते हो। मून भाई साहब चंदा मामा, तो चंद्रमा इसका एकमात्र क्या है, सैटेलाइट है, याद रखिएगा। आगे बात करूं बच्चों तो पृथ्वी की शेप कैसी है, जियोड। यानी कि बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे तो पृथ्वी जो हमारे ध्रुव है, पोल्स है, वहां पर थोड़ी सी चपटी है, इस तरीके से चपटी। ऐसे ही बच्चों साउथ पोल पे भी, दक्षिणी ध्रुव पर भी पृथ्वी हमारी क्या है, थोड़ी चपटी है, इस तरीके से। पृथ्वी का सेंटर बीचों बीच में होता है और पृथ्वी के सेंटर से एक बच्चों इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर ये क्या है, केंद्र है। केंद्र किसी भी चीज का गोले की तरह, तो गोले के सेंटर में होगा केंद्र। ठीक है ना भाई। अब अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों तो पृथ्वी का जो आपका ये विषुवत रेखा है, इसे बोलते हैं विषुवतीय व्यास। और ये है बच्चे आपके ध्रुव, ऊपर है नॉर्थ पोल और नीचे है साउथ पोल, तो ये तो है इक्वेटर आपका। तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, त्रिज्या होता है डायमीटर का आधा, तो ये त्रिज्या हो गई इतनी। ये दोनों जोड़ दूं मैं दोनों साइड। अब यार इतनी बेसिक चीजें तो आपको समझनी चाहिए ना जो मैं बता रहा हूं, कि डायमीटर होता है पूरा त्रिज्या का 2 गुना, आधा जो होता है त्रिज्या मतलब डायमीटर का, वो रेडियस होता है त्रिज्या। तो पृथ्वी की जो रेडियस है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, त्रिज्या जो है यानी कि रेडियस जो है, ठीक है ना, रेडियस वो कितनी है, तो रेडियस है पृथ्वी की बच्चों 6371 किलोमीटर, यही लिखी जाती है। हालांकि थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती है, डिपेंड करता है लोकेशन पे। मैंने आपको बताया कि त्रिज्या का 2 गुना ही क्या होता है बच्चों, आपका व्यास होता है। तो अगर मैं पृथ्वी के विषुवतीय व्यास की बात करूं, जो विषुवत रेखा पर डायमीटर है, क्योंकि विषुवत रेखा पर चपटी नहीं है, फैली हुई है, तो अगर मैं पृथ्वी के इक्वेटोरियल डायमीटर की बात करूं, विषुवतीय व्यास की बात करूं, व्यास त्रिज्या का 2 गुना, तो वो होता है बच्चों 12,756 किलोमीटर। अगर मैं बच्चे पोलर रेडिएशन की, पोलर डायमीटर की बात करूं, पोलर डायमीटर मतलब आपका ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास थोड़ा सा कम होता है क्योंकि बच्चों थोड़ी सी पृथ्वी चपटी है पोल्स पे। तो बच्चों ये होता है आपका 12,714 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। देखो यहां में और यहां में कितना अंतर है, यहां 56 किलोमीटर और यहां 14 किलोमीटर, क्योंकि थोड़ी सी चपटी है। चलो भाई बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक चीजें आपके समझ में आई होंगी, जो भी हमने अर्थ के बारे में समझी है, पृथ्वी के बारे में जानी है। तो ये चीज हो गई पृथ्वी के बारे में। अब आगे बात करूं नंबर फोर्थ नंबर, चौथा नंबर, जो चौथा प्लानेट आता है आपका बच्चों वो है मंगल, मार्स, मंगल। अगर मैं मंगल की बात करूं आपसे तो इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, और इसका लाल रंग होने का कारण है कि इस पर आयरन ऑक्साइड मौजूद है, रेड प्लैनेट कहा जाता है, रेड प्लैनेट ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण चौथे नंबर का प्लैनेट है। ठीक है ना भाई, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और अगर मैं बात करूं बच्चों इसका जो घूमने में समय लगता है, घूर्णन काल, रोटेशन टाइम पीरियड, घूर्णन, तो ये घूमने में लेता है लगभग 24 घंटे, 24 आवर, यानी कि पृथ्वी के लगभग बराबर ही समय में घूम जाता है। परिक्रमा करने की बात करें, परिक्रमण काल, रेवोल्यूशन टाइम पीरियड, परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं इसे, 687 दिन, काफी ज्यादा समय है, आप सभी जानते हैं 687 दिन पृथ्वी से ज्यादा है।
चलो भाई आगे बात करें बच्चों। हाँ बेटा वो काफी है, दोनों का कंबाइंड ही है, और ये चीजें ही दोनों, मैं कह रहा हूं किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाना, आपके सभी क्वेश्चंस लग जाएंगे। आगे बात करूं बच्चों आपसे, इसके दो सैटेलाइट हैं, दो उपग्रह हैं, इसके नेचुरल सैटेलाइट दो हैं। तो दो उपग्रह हैं, ये गरीब नहीं है लेकिन ये बच्चे लॉयल भी नहीं है। लॉयल तो पृथ्वी है जिसकी केवल एक ही सैटेलाइट है। अब एक बात बताओ, जिसकी दो मित्र वो कौन होता है? वो तो बच्चे लॉयल नहीं होता। तो दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। फोबोस और डीमोस नाम के दो इसके सैटेलाइट हैं। बात क्लियर है? और बच्चों ध्यान रखना है, ये डिमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा सैटेलाइट है, सबसे छोटा उपग्रह, ग्रह नहीं उपग्रह, सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह है। यह भी आपको थोड़ी सी बात समझनी है। फोबोस और डिमोस, एक कह रहे हैं सोलर सिस्टम कंप्लीट कल हो पाएगा भाई, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बाकी हैं, ठीक है ना। और बच्चों यहां मार्स पे ना एक माउंटेन पाया जाता है, एक ज्वालामुखी और एक माउंटेन, माउंटेन है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। तो यहां पर एक पर्वत है जो सबसे बड़ा पर्वत है हमारे सोलर सिस्टम का, माउंटेन एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा। तो यहां एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया माउंटेन, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम में सभी आ जाते हैं, तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और ऊंचा पर्वत, सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत भी यही मंगल पे ही है। आगे बात करें तो यहां एक ज्वालामुखी भी है, वॉल्केनो भी है, जो सौर मंडल की सबसे बड़ी है। ज्वालामुखी, जहां पर्वत मिलते हैं तो ज्वालामुखी मिलना, वॉल्केनो मिलना लाजमी है, जिसका नाम है ओलंपस मैसी, ओलंपस मैसी। तो ओलंपस मैसी नाम की यहां पर बच्चों एक ज्वालामुखी भी है, जो सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी मानी जाती है, ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं कैसे पता चला? भाई साहब हम तो गए नहीं थे, तो इसका मतलब वैज्ञानिक जा चुके हैं, वैज्ञानिक सैटेलाइट भेजते हैं आकाश में, वहां पता करते हैं पानी है नहीं है, कैसी चट्टाने हैं, क्या चीज है। बेटा मैं तो कभी नहीं गया हूं, मैंने तो बुक्स में ही रीड किया है, जो चीज रीड की है वही चीज आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उन चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें जो चीजें मैं आपको बताता हूं। चलो भाई, पृथ्वी जब घूमती है तो वेक पास एनर्जी कहां से मिलती है? बेटा जो हमारे सूर्य का ग्रेविटेशन है ना, उसके कारण ही जो हमारी पूरा सोलर सिस्टम है वो रोटेट करता है सूर्य के अराउंड। और बाकी अगर ज्यादा डिटेल में आपको जाना है तो आपको थोड़ा सा फिर किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा जहां आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी विशेष गहन जानकारी, आपको इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। मैं आपको बेसिक चीजें ही वो बता पाऊंगा, मैं वैज्ञानिक खुद भी नहीं हूं, ना ही मैं वैज्ञानिक आपको बना सकता हूं। तो जो चीजें कारण मैं आपको बता दूंगा, ये कारण है। अब बेटा घुमाया तो मैंने भी सौर मंडल नहीं है, गया मैं भी स्पेस में नहीं हूं, तो चीजों को थोड़ा समझो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उन्हें चीजों को समझने का प्रयास करें। अर्थ पर कोई ज्वालामुखी है क्या? ओ भाई साहब, भाई साहब तुम कहां पैदा हुए थे? बेटा अर्थ पर बहुत सारी ज्वालामुखी हैं, पूरी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर में पूरी पेटी पाई जाती है ज्वालामुखी की। यानी कि कई बार मुझे लगता है बालक बड़े सीधे हैं, मासूम हैं कतई। बेटा इस दिमाग को थोड़ा सा चलाया करो, नहीं तो एग्जाम ऐसे ही पास नहीं होता है, ठीक है ना। तो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ध्यान रखना है। ऑर्बिट टिल्ट का मतलब होता है कक्षा में झुकाव। यानी कि अगर मैं एक चित्र आपको दिखाना चाहूं थोड़ा सा, तो यानी कि अपनी कक्षा जो है, कक्षा ये ऑर्बिट है इनकी जो अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, तो एक तो अपने अक्ष पे झुका हुआ, तो हो गया एक्सिस टिल्ट। ऑर्बिट टिल्ट का मतलब है पृथ्वी की जो कक्षा है वो एकदम सूर्य के अराउंड सीधी सीधी नहीं है, अपनी कक्षा में भी
तिरछी है पृथ्वी हमारी, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा आगे, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चीजों को थोड़ा प्रयास करिए समझने का। अगर कोई भी डाउट हो आपका, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो डाउट ग्रुप में मुझे टैग करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा इसको थोड़ा सा फास्ट बनाओ, नहीं तो काम नहीं चलेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बहुत सारा प्यार, मिलेंगे कल की क्लास में और आगे की चीजों को समझेंगे।